पोल्ट्री उद्योग से संबंधित देश की प्रतिष्ठित संस्था पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के 35वें इस अधिवेशन पर मंच पर उपस्थित प्रेसिडेंट मिस्टर रणपाल ढांडा जी, चेयरमैन वर्किंग ग्रुप मिस्टर रमेश खत्री जी, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर संजीव गुप्ता जी, सेक्रेटरी मिस्टर रविंदर संधू जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर रिक्की थापर साहब, ट्रेजरर मिस्टर राहुल खत्री जी, इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए सभी फार्मर, देश भर से आए हुए किसान, इस उद्योग से जुड़े हुए ऑनर्स, वेटनेरियंस, मुझे लगता है वैक्सीन, फीड, फूड्स केस से जुड़े हुए सभी महानुभाव, देवियों, सज्जनों, पत्रकार साथियों, 35 साल बहुत ही गजब की उम्र होती है। मैं अपना पहला चुनाव 35 साल में लड़ा था और लगता था कि सब चीज़ें संभव हैं। फेडरेशन को 35 साल हो गए हैं। इस 2-3 दिन की सेमिनार में जरूर वैचारिक मंथन होगा, जिसमें से कुछ अमृत निकलेगा जो पोल्ट्री इंडस्ट्रीज के लिए फायदेमंद होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। प्रोटीन का बड़ा सोर्स अंडा है, लेकिन अंडे का जो फंडा है वो अध्यक्ष जी ने बता दिया है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र, लेकिन स्वस्थ अंडा देने के लिए मुर्गी का स्वस्थ रहना जरूरी है, जो संक्रमण से गुजर रही है। कहावत है ना कि मुर्गी की जान जा रही है और मियाँ को मजा ही नहीं आ रहा। अक्सर कहा जाता है पढ़ाई उसके लिए कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। बेचारी हड़ताल पे बैठ नहीं सकती, नहीं तो जरूर मक्का के सो पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करती। धरने पे बैठती, मुझे बचाओ के बैनर्स लगे होते। जो अध्यक्ष जी ने कहा है वो सैद्धांतिक रूप से सब बातें सही हैं। किसी एक इंडस्ट्रीज को बहबूदी के लिए दूसरे को बर्बाद नहीं होना चाहिए। दर्शन है कि सर्वे भवन्तु सुखना, उसमें मुर्गी भवन्तु सुखना भी है। हम तो चर अचर जीव, प्राणी, नदी, पहाड़ सबके सुख की बात करते हैं। निर्जीव गाड़ी को चलाने वाले पेट्रोल के एथनॉल के लिए मक्के की जरूरत है। सजीव मुर्गी को अपना पेट भरने के लिए भी मक्के की जरूरत है। डार्विन का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सरवाइव कर पाएगा। हमारी लॉबी लगता है छोटी है, वो लॉबी बड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए। एक हाई लेवल की मीटिंग की बहुत ही महती आवश्यकता है, इसलिए कि इसमें कई विभाग जुड़े हैं। पेट्रोलियम को भी बैठना पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर को भी बैठना पड़ेगा, तो आयात निर्यात को भी बैठना पड़ेगा, और एनिमल हस्बेंड्री और
फिशरी और पोल्ट्री वालों को भी बैठना पड़ेगा। मुर्गी के फीड के कोई ज़्यादा विकल्प अभी नहीं है। जैसा बताया कि टोटल उत्पादन का 62% पोल्ट्री में उपयोग होती थी। एमएसपी की भी बात है, मार्केट और एमएसपी का अंतर। लेकिन अगर मक्का नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्रीज को भारी खतरा है, जिसके खतरे के बादल हम महसूस कर रहे हैं। ज़्यादा अच्छा होता कि पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया संबंधित सेक्रेटरीज को और संबंधित सभी मंत्रियों को जो डिसीजन मेकिंग में भाग लेते हैं उनको इस मंच पर बुलाना चाहिए था। और आप में से विद्वान कोई भी व्यक्ति अपनी बात अच्छे तरीके से कहता। समाधान कुछ न कुछ निकालना ही पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि सभी लोगों को एक जगह और फेडरेशन के साथ बैठाया जाए। कई बार तो लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है। 14 से 24 में हर चीज बढ़ी है। ये समस्या का समाधान नहीं होगा तो यही अकेला ऐसा सेक्टर होगा जिसका ग्राफ नीचे जाएगा। हम अपने हर भाषण में पहली बार बोलते हैं, पहली बार 50 करोड़ लोगों का जनधन में खाता खुला। उसका मतलब 50 करोड़ लोग बैंक की शक्ल ही नहीं देखे थे। ये अलग बात है कि जिसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया था लेकिन खाते नहीं खुलवाए थे। मुझे इस शताब्दी का सबसे अच्छा एब्रीविएशन लगता है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जब मैं हेल्थ में था तो मैं कहता था WHO से भी सुंदर लगता है मुझे डीबीटी। कारण केवल एक, उसका एक इनोसेंट बट इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली से कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। इनोसेंट इसलिए कहता हूं कि उन्होंने कहा। इनकॉम्पिटेंट इसलिए कहता हूं कि जब उनको पता ही चल गया था कि 1 रुपया 15 पैसे की शक्ल में पहुंचता है तो उसको रोकने का काम क्या यूएनओ करेगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने वहीं से इस बात को उठाया। तो जब बैंक में खाता ही नहीं है तो पैसा जाएगा कहां? जब खाता नहीं है तो बांटेंगे फिर एडीओ, बीडीओ, सीडीओ, डीडीओ, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम। जब वो बांटेंगे तो कहीं लालच आ गया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और होती थी। मैं तो अपनी बिरादरी को भी शामिल करता हूं कि जब वो 85% खाते होंगे उस जमाने में, जो स्वयं प्रधानमंत्री ने मुहर लगाई स्वर्गीय राजीव गांधी ने, तो हमारी बिरादरी ने भी कहा होगा अकेले नहीं खाने दिया जाएगा। केवल एक खाता खोल के और उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि की 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें, उज्ज्वला की सिलेंडर का पैसा, शौचालय 12,000 3 किस्तों में, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, शहरी आवास 3 किस्तों में। जब भेजा गया तो मैं किसानों से पूछता हूं कि प्रधानमंत्री बटन दबाते हैं 2,000 रुपये जारी करते हैं, पूरे मिलते हैं या 1,999 रुपये 99 पैसे मिलते हैं? तो लोग कहते हैं पूरे 2,000 मिलते हैं। तो ये कैसे मिलते हैं अगर आपका खाता ना खुला होता? जीरो बैलेंस में खाता खोला था। एक ट्यूबलाइट, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो ट्यूबलाइट हैं, उन्हें देर में समझ में आती है।
तो उन्होंने कहा जीरो बैलेंस में बैंक को परेशान करते हैं रात रात भर, लंबी लाइनें। तो मैंने कहा था कि इसमें पीछे से माल आने वाला है। तो फिर रिपीट कर दूं, वो माल आया शौचालय की किस्त के रूप में, प्रधानमंत्री आवास की किस्त के रूप में, विधवा विकलांग वृद्धावस्था की पेंशन के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में, और तमाम योजनाएं स्वनिधि के रूप में। तो पूरा पैसा पहुंच रहा है। पता नहीं ये कहाँ से मैंने उठाया और अब मैं इतना विस्तार में चला गया कि मूल बात क्यों ये बोल रहा था वो भूल गया। प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। दुगना करने का एक बड़ा सामान्य एक तरीका है, लेकिन वो इस्तेमाल हो नहीं पाएगा। उत्पादन दुगना हो जाए अथवा रेट दुगना हो जाए, दोनों चीजें नहीं हो सकती। मैं आलू के इलाके से आता हूँ, जान निकाल ली हमने खेत की, अब उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी। बागपत का मैं प्रभारी मंत्री था यूपी में, तो गन्ना हाइट है बहुत, जितना पैदा कर पा रहे हैं वो लास्ट हो गई। तो उत्पादन दुगना नहीं होगा और एमएसपी भी दुगनी नहीं हो पाएगी। फिर कैसे इनकम दुगनी की जाए? और अगर खेती लाभकारी होती तो ये खरबपतियों का देश होता, क्योंकि वर्षों 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 से हम खेती ही कर रहे हैं। कर क्यों रहे हैं? विकल्प नहीं है। खेती तब हमारी फसल है जब ज्यादा वर्षा से बच जाए, और ये बेमौसम की वर्षा से बच जाए, कम वर्षा से बचे, आंधी से बचे, तूफान से बचे, ओले से बचे, पाले से बचे, कोहरे से बचे, अनावृष्टि से, अतिवृष्टि से। आजकल तो एक नई बात और है, निराश्रित गौवंश से बचे, नील गायों से बचे, तब जाकर के हमारी है। एक फसल होती है, कहीं कहीं दो होती है, बहुत छोटा भूभाग है जहां 3 होती हैं। कोई भी एक प्राकृतिक आपदा आ जाए तो गया, पूरा साल नहीं जाता है, 2-3 साल के लिए आर्थिक स्थिति पटरी से नीचे उतर जाती है। अब इनकम दुगनी नहीं ज्यादा हो सकती है उन्नत किस्म के पशुपालन से, मछली पालन से, मुर्गी पालन से, सुअर पालन से, बकरी पालन से, फूलों की खेती से, फलों की खेती से, प्राकृतिक खेती से, ऑर्गेनिक खेती से, ड्रिप स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करके पानी की बचा के यील्ड बढ़ाई जाए, स्प्रिंकलर इरिगेशन से, औषधि खेती से हम अपनी इनकम को दुगनी तिगनी कर सकते हैं। जिसमें मेरे पास जो विभाग है, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन उसी में आ जाती है, इसकी सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है। तो हम अगर आय को दुगनी करना चाहेंगे तो कुछ नीतियां भी बदलनी पड़ेंगी। जब दुगनी आय करना चाह रहे हैं तो फिर मुर्गी के लिए मक्का बचानी पड़ेगी, क्योंकि अभी उसने अपना टेस्ट चेंज नहीं किया है। हम पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, मोमोज पे आ गए हैं, मुर्गी अभी मक्के पे ही है। इसलिए जब उसके रॉ मटेरियल का 90% मक्का ही है, तो इतने बड़े सेक्टर को बचाना ही पड़ेगा। उसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग हमें करनी पड़ेगी। कुछ आंकड़े तो होते ही हैं, मैं आंकड़ेबाज राजनेता नहीं हूं, फिर भी विश्व की पोल्ट्री जनसंख्या का 18% हम हैं, और विश्व बहुत बड़ा है, जिसमें 851.51 मिलियन पक्षी हैं। अंडे उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, वार्षिक उत्पादन 142.77 बिलियन अंडे हैं।
व्यावसायिक पोल्ट्री क्षेत्र अंडे और मांस उत्पादन का 80% योगदान देता है। 20% उत्पादन ग्रामीण पोल्ट्री से आता है। भारत पोल्ट्री मांस उत्पादन में विश्व में 5वें स्थान पर है। मक्का का समाधान नहीं निकलेगा तो 6वें पे चला जाएगा, 7वें पे चला जाएगा, 8वें पे चला जाएगा। तो जब सब आंकड़े 1.5 गुने हो रहे हैं, दुगने हो रहे हैं, 14 से 24 बनाम 65 साल, रेल की पटरियों की लंबाई हो अथवा NHI की सड़कें हों अथवा बिजली उत्पादन हो, पुलों का निर्माण हो, ट्रेनें शताब्दियां उनके समय की हों, हमारे समय की हों, वंदे भारत हमारे समय की गतिमान, जब सब हो रहे हैं तो केवल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई पार्लियामेंट क्वेश्चन आ गया 3-4 साल बाद तो यही आंकड़ा नीचे ले जाएगा कि हम 5वें से 6वें 7वें पे हो गए। प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता 2023-24 में 103 अंडे प्रतिवर्ष है, 15 में 62 था। तो 14 में ही तो प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, अब 103 हो गया, दुगना हो गया है। जब हुआ है तब ये एथनॉल वाला रिसर्च हुआ नहीं था, मक्के वाला, तो एक ग्राफ जाएगा नीचे। और आप भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था उद्योग की सोच रहे होंगे आजकल कि पोल्ट्री के साथ साथ समय रहते हुए कुछ और काम शुरू किया जाए, ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसे विचार आ रहा होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है कि मुर्गी का भोजन मक्का है और मक्का जा रही है उधर अब एथनॉल की तरफ, और उधर कुछ सुविधाएं भी मिल गई हैं। जोत तो बढ़ी है मक्के की, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं देख रहा था कि मक्के के खेत विस्तार कर रहे हैं, ऐसा इसलिए अभी मैं पंजाब से आ रहा हूं तो देखते हुए आता हूं मैं। तो मक्का अगर यहां तक है तो अगले साल वहां तक आएगी, और वो आएगी एथनॉल के लिए। और ज्यादा उत्पादन हो जाएगा तो फिर उधर ज्यादा जाने लगेगी, उनको कौन सी अभी सफिशिएंट मिल रही है। तो ये संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं। निर्णय अकेले लेने वाला व्यक्ति यहां भाषण नहीं कर रहा है, विभाग से मोहब्बत हो जाती है। मैं पेट्रोलियम में होता तो एकदम कहता भाई मक्का करो, सब्सिडी देंगे, ये करो, एथनॉल फलाना ढिकाना, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 आदि आदि की बातें करता। यहां हूं तो मुर्गी को बचाऊंगा, और वहां होता तो फिर पेट्रोल की क्वालिटी ठीक करता। या आत्मनिर्भर होने का, एथेनॉल का मतलब है आत्मनिर्भर होने का। गडकरी साहब हवाई जहाज में चले गए, वो यही वाला था, एथेनॉल से चलने वाला, और प्रमोशन हुआ। तो हमें नारा जब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो भारत को 5वीं नंबर से 3री नंबर पर अर्थव्यवस्था लाने में अगर सबका योगदान रहेगा तो पोल्ट्री इंडस्ट्रीज का भी रहेगा, आप उसको नेग्लेक्ट करके नहीं कर सकते। दूसरा, एक और पहले आता था विज्ञापन, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, एग इज गुड फॉर हेल्थ, इसका तो अब प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। जो परंपरागत रूप से खाने वाली जातियां थी, नॉन वेज या अंडे, वो तो हैं, लेकिन जो नहीं खाते थे आजकल उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। मैं अपनी लोकसभा में पहचानता हूँ लोगों को, और 2 बजे रात वापसी होती है तो 9-10 बजे तो घुसते हुए देखता हूँ जो ट्रेडिशनल जातियां हैं खाने वाली, और 12 बजे उनको घुसते देखता हूँ कि जो नहीं खाते थे आजकल शुरू कर रहे हैं। किसी एक घर में गया तो एक महिला को मैंने 3-4 बार हाथ धोते हुए साबुन से 4 बार धोए। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या लग गया हाथों में? बोले मैं एकदम 100% वेजिटेरियन हूँ,
लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं करूंगी। मैंने एग को उबाल के हाथ से मैश करके खिलाया है, इसलिए मैं तब तक हाथ धोऊंगी जब तक इसकी स्मेल नहीं जाएगी। तो ये बड़ी बात हुई या नहीं हुई? बाजार से अंडे लाते थे तो चोरी छिपे लाते थे। अंडे भी चोरी से आते थे और दारू की बोतल भी चोरी से आती थी। और मैं तो गांव में पैदा हुआ हूँ, छोटा सा गांव है 30 घरों का। तो उस युग में जो डालडा खाते थे वो भी चोरी से लाते थे कि कोई देख ना पाए। तो दो लड़के लड़ रहे थे हमारे गांव में, तो एक ने कहा भाई तू हमसे क्या लड़ेगा डालडा वाला। तो ये बढ़ रहा है। और जिनको अपने गट्टे सट्टे ठीक से करने होते हैं, जिम वाला वो जो एक ट्रेनर होता है वही लिख देता है कि 10 अंडे खाओ एक दिन में। क्योंकि अब दंड बैठक से तो कितने ऐप्स होते हैं, जितने भी होते हैं वो तो बनेंगे नहीं। अब तो प्रोटीन से बना रहे हैं लोग, वो डब्बे वाला, डब्बे में होता है ना जो, वो अथवा ये। तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, कहीं सप्लाई कम ना हो जाए, यही खतरा है। तो बैठेंगे, जिम्मेदार लोगों को बैठना चाहिए, और आप भी अपना जारी रखें मूवमेंट संबंधित अधिकारियों से। कल अखबार में तो आना चाहिए, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज पर गहरे संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि बेचारी मक्का इधर की जगह उधर जा रही है। और किसान का तो साफ बात है, उसको 4 पैसे भी जहाँ से ज़्यादा मिलेंगे वो वहाँ से लेगा, उसका तो सीधे से हिसाब किताब है। मुझे लग रहा है कि मैं इसके टेक्निकल सेशन में ना जाऊं। जिस विभाग को देखते हैं उससे मोहब्बत हो जाती है, और होनी भी चाहिए। किसान की आय को दुगना करने के सपने को प्रधानमंत्री को पूरा करने में हमारा फिशरी डिपार्टमेंट, हमारा दुग्ध उत्पादन, हमारी डेयरी, हमारा पशुपालन, हमारी जितनी बताया मैंने, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन आदि आदि आदि, इसकी बड़ी भूमिका रहेगी। लेकिन ये तभी होगी जब थोड़ा सा नीतियों में परिवर्तन करते हुए सुविधा की खिड़की को हमें खोलना पड़ेगा। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मुझे याद किया, और सच में मेरी ट्रेन है निजामुद्दीन एक्सप्रेस से, वहाँ उतर के फिर रात 12-1 बजे तक शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, कुछ रसिया दंगल कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी जरा अटेंड करनी है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, लेकिन यहाँ से आने से पहले और भी गंभीर था इस विषय को लेके, और हमारी भी एक जिम्मेदारी है जिसको हम इधर उधर बॉल को फेंक करके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। इसलिए सेक्रेटरी लेवल पर एक बैठक जरूर कराएंगे, जिससे कोई ना कोई इंडस्ट्रीज बच सके। बचनी नहीं चाहिए और पनपनी चाहिए, बढ़ना चाहिए। मैंने बताया ना अभी कि रोड यूपीए में इतनी बनती थी, एनडीए में इतनी बनती है, यूपीए में इतने किलोमीटर ट्रेन, एनडीए में इतनी, जो सब चीज़ें ऊपर आ रही। जैसे 60,000 करोड़ का मछली का उत्पाद हो गया, यूपीए के समय 300-300 ग्राम हिस्से में आता था, 471 ग्राम दूध हिस्से में आ रहा है। तब पशुओं की संख्या ये थी, अब पशुओं की संख्या ये है। दूध की नदियां बहती थीं, विश्वास नहीं है बह सकती हैं अगर कृत्रिम गर्भाधान, सेक्स सॉर्टेड सीमन से किया जाए। नंदी महाराज को पैदा होने से रोका जाए। भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन पैदा ही मत करो। न रहट चल रही है, रहट तो एक दिन मेरे को बेटे को स्केच करके सिखानी पड़ी। न बैलगाड़ी चल रही है, न हल चल रहा है, न कोल्हू चल रहा है, और
ना दाएं हो रही है। दाएं तो हम जानते हैं, शायद कांग्रेस के बड़े नेता तो जानते भी नहीं होंगे कि दाएं किसे कहते हैं। बछड़ा पैदा होने पर सोहर के गीत गाए जाते थे। माँ कहती थी जा भाग के मिठाई लेके आ, बतासे लेके आ। इतनी गरीबी थी और बछड़ा हमेशा महंगा रहा है। एक बैल हमारा एक बैल आपका, ऐसे खेती की है। एक बैल हमारा, सामने वाले पे बैल भी नहीं है तो एक भैंसा आपका। फिर और गरीब किसान का भैंसा, सामने वाले का भैंसा। मदर इंडिया अपने आप में सब कुछ बता रही है। साहित्य समाज का दर्पण है, दर्पण झूठ नहीं बोलता। अगर उस समय बैल बहुत सस्ता होता तो मदर इंडिया फेल हो जाती फिल्म। क्या दिखा रहे हो? बेचारी नरगिस अपने कंधे पर हल रख करके चला रही है। दूसरी पीढ़ी में ही हैं संजय दत्त, चाहें तो आगरा से 10,000 हम उनको बछड़े दे सकते हैं निःशुल्क। तो इस दौर से गुजरे हम लोग। ट्रैक्टर आ गया तो हल चला गया, मेटाडोर आ गई, ट्रैक्टर आया, बैलगाड़ी मर गई। पंपिंग सेट आया तो रहट मर गई। थ्रेसर आया तो दाएं चली गई और क्रेशर आया तो कोल्हू चला गया। पोमेरियन कुत्ते की कीमत फिर भी 10-5 हज़ार है, लेकिन बछड़े की कीमत ही नहीं है। यूजलेस है इसलिए वो प्राइसलेस है, इसलिए छोड़े जा रहे हैं। 15-20 गाय की गैंग लघु सीमांत किसान के खेत में अगर 15 मिनट के लिए घुस जाएगी तो सब साफ हो जाएगा। ठंड में किसान रात भर जाग करके अपनी फसल की रक्षा करेगा और वो नंदियों का गैंग अपनी गैंग का पेट भरने के लिए उस तार को उखाड़ेगा। ये जद्दोजहद चल रही है गाय और आदमी के बीच में, इसलिए वो पैदा ही ना हो। वर्गीकृत वीर्य का इस्तेमाल यदि कृत्रिम गर्भाधान में होगा तो 90% बछिया ही पैदा होगी, और ऊपर से गारंटी है वो साहीवाल की होगी या थार पारकर की होगी या हरियाणवी की होगी या गिर की होगी। बछिया होगी तो 8-10 साल रहेगी। नंदी महाराज पैदा हो गए तो 2-3 महीने बाद छोड़ दिए जाएंगे। मैं किसान के साथ हूं, वो अपना अर्थशास्त्री होता है। मैं 362 दिन 2 बैल रखूं 2 बार हल जोतने के लिए, और 365 दिन उसको खिलाऊं। उसकी जगह घंटे या बीघा के हिसाब से ट्रैक्टर को मंगा लेंगे। तो किसान अपने आप में अपना अर्थशास्त्री होता है। तो वहाँ भी समाधान ढूंढना पड़ेगा। वहाँ भी सेक्स सॉर्टेड सीमन से एआई करके बचाना होगा, ब्रीड इंप्रूव करनी होगी, और यहाँ भी मुर्गी का दाना उसके मुंह से छिन ना जाए, इसलिए उसके लिए एक समन्वित प्रयास जिम्मेदार लोगों को करना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं तो मुर्गी के प्रति और मुर्गी पालकों के प्रति, एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ एनिमल वेलफेयर भी होना चाहिए। तो मुर्गी के वेलफेयर का भी हमें ख्याल रखना है। जब हमारी सरकार कल्याणकारी योजनाओं के लिए जानी जाती है तो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया में बेचारी मुर्गी भी अपनी जान बचा सके और सरवाइव कर सके। थैंक यू वेरी मच।